बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर गलत एस्टीमेट हो गया। ये एक्चुअली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गलत एस्टीमेट है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस गहराई तक ले आया। ये जो तबाही हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामलात हों, खारजा पॉलिसी हो, दाखिली मामलात हों, ये जो मुकम्मल पाकिस्तान की इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, इसके पीछे पाकिस्तान के जर्नैलों के गलत अंदाजे हैं। 2022 में जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे तो इन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान को घर भेजेंगे, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, हम इंजॉय करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत का इन्होंने गलत अंदाजा लगाया। इन्होंने कहा जी 93% हम मकबूल हैं, 7% इमरान खान है, तो बाकी दही लेने आए हुए थे। ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि ये वाइस वर्सा हो जाएगा। वो लोग आज भी जिंदा है और मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्हें मेरी बात याद भी आ रही होगी जब मैंने उन्हें यह कहा था कि ये पंगा नहीं करना आपने, बल्कि सामने बिठाकर समझाया था, 6 घंटे समझाया था कि ये मत करना। उल्टा मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ मिल जाए, बड़ा फायदा होगा, मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा। मुल्क से आगे तो कोई भी चीज़ नहीं होती ना। तो अब ये नादरीन जो एक खौफ फैलाने का एस्टीमेट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा गया था कि DGISPR आएंगे, आकर बहुत जोर से बोलेंगे, ऊंची ऊंची चिल्लाएंगे, मुतनादे अल्फाज बोलेंगे, खुलकर सियासत करेंगे और उसके बाद लोग डर जाएंगे, वो नहीं हुआ। आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मिलना था और ये तासुर बनाया जा रहा था कि जो आएगा मारेंगे, खाल उतार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान खींच लेंगे, रगड़ के रख देंगे। ये फैसल वाडे और ये तलाल चौधरी टाइप के लोग जो है ना, ये धड़ाधड़ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। उल्टा फैसल वाडा साहब ने अपना नाम ही बदलवा दिया। वो PTI वाले उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। अब कितनी ज्यादती है, लेकिन फैसल वाडा को आप PTI वाले टॉमी कह के बुलाते हैं। फैसल वाडा ने ये खेल शुरू किया था, उन्होंने उठा के उन्हीं पे डाल दिया। बल्कि फैसल वाडा के हवाले से नए नारे भी बन गए हैं, आगे चल के बताता हूं मैं आपको। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडयाला जेल में, तो टाउटों ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए। इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खटक वहां पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पे एक आ गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खटक ने कहा देखो हम आ गए यहां पे, हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हमको डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खटक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जिंदगी को जो लाक हैं खतरात, वो बहुत बढ़ गए हैं। यानी DGISPR की जानिब से ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी धमकी आमेज लहजे के अंदर बात करना, ये खतरात इमरान खान के लिए बहुत बढ़ गए हैं। अब यूनिफॉर्म में ऑफिसर आकर इमरान खान को अगर धमकियां लगाएगा और उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा, तो ये तो एक तरह से उसको मारने की साजिश है। इमरान खान को आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जेल खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी है, यानी आपको समझ नहीं आ रही आप कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है जिसकी जिंदगी के साथ आप एक मरतबा फिर खेल रहे हैं। तो शाहिद खटक ने कहा जी बहुत खदशात बढ़ गए हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा हम आ गए ना, हम यहां बैठ गए, हम नहीं यहां से जाते, अब हम यहां पे धरना देंगे, मारना है मारो, डंडे मारने हैं मारो, आंसू गैस फेंकनी है फेंको, गोली चलानी है गोली चलाओ, हम यहां बैठे, हम यहां धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आ गए। और आज भी मैंने जब पूछा वहां पर मौजूद सहाफियों से कि ज्यादा लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा पंजाब से आए। मैं थोड़े दिन पहले नजर अब्बास साहब के प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल गढ़। एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे 2 नंबरी बहुत बड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादा ताकत खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा ताकत इमरान खान के लोगों की पंजाब में, लेकिन पंजाब को बहुत जबरदस्ती छीना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती कि पंजाब को PTI के पास जाने दिया जाए या उनके हवाले किया जाए, तो उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत भी की है। सारी कोशिश के बावजूद DGISPR की धमकियां, उनके सारे टाउट्स मिलकर भी अब बयानिए की लड़ाई हार गए। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना बयानिए की लड़ाई इनके हार जाने की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया जो आज के दिन तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी साबित कर चुके हैं कि वो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर की फिलहाल शक्ल पसंद नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा, लेकिन वहां उनसे बड़े सख्त सवालात भी हुए। सवालात वाले लोग आते हैं, उन्होंने फिर सवालात भी करने होते हैं।
तो आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल किया कि जी इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं, आपने उनके बारे में ट्वीट करवाया, जो इमरान खान ने बताया आपने बाहर आकर बता दिया। तो उस्मा खानम जो है इमरान खान साहब की बहन, जिन्हें पिछली मरतबा मुलाकात के लिए भेजा गया था 2 तारीख को, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है, इस पर बात करना सियासी नहीं है, इमरान खान जो पैगाम देता है हम देते हैं। ये उस्मा खानम ने कहा कि जी इमरान खान हमें जो कहता है हम कह देते हैं, ये कौन सा सियासी आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसे पे चलता है, तो इसके ऊपर तनकीद करने का क्या मसला है, इमरान खान हमें जो कहता है हम बाहर आकर कह देते हैं। और फिर उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि आलमी तंजीमें भी इमरान खान की कैद तन्हाई जो एक तरह का तशद्दुद है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठ रही है, और फर्द वाहिद पर गुफ्तगू करना कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं होता। इमरान खान की बहन नौरीन खानम भी वहाँ पे मौजूद थी, जिन पे कुछ अर्सा पहले तशद्दुद भी किया गया 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज तो ये सारे लोग हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, मुझे तो बड़ी खुशी है, इसके बाद सब लोग जाग गए हैं, जो लोग नहीं जाग रहे थे वो भी जाग गए हैं। ज़हनी मरीज तो ये खुद हैं। आप पागल खाने में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो पागल है वहाँ पे वो आने वालों को कहते हैं कि पागल आ गए, पागल आ गए। तो ये इस तरह पागल कह रहे हैं या ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये खुद पागल है, ये खुद ज़हनी मरीज है, और इनका वो हाल है कि पागलों वाला हाल है। और साथ में उन्होंने कहा जी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की दुआएं इमरान खान के साथ हैं। अभी एक खातून का मुझे फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि हम सजदे में खाना काबा में इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, और यहाँ हम इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। मैं 2023 में नादरीन उम्रे पे गया था, इस मरतबा मैं हज पर गया, 2025 में मैं हज पर गया, और 2023 में मैंने उम्रा किया था रमज़ान मुबारक में। मैंने वापस आकर इमरान खान को बताया था कि मैंने इतनी दुआएं खाना काबा में और मस्जिद नबवी में किसी शख्स के लिए, किसी ज़िंदा इंसान के लिए होती हुई नहीं देखी जितनी दुआएं मैंने लोगों को आपके लिए मांगते हुए देखा है। ये 2023 के शुरू की बात है, मैंने इमरान खान को बताया था। और अभी जब मैं हज पे गया हूँ तो इतनी लोग झोलियाँ उठाकर किसी के लिए दुआएं नहीं कर रहे थे जितनी इमरान खान के लिए कर रहे थे। और हत्ता कि मैंने देखा कि जो मौजूदा निज़ाम के इस वक्त पाकिस्तान में काबिज हैं, जो लोग सियासी हुक्मरान हैं और ये जो अस्करी क़यादत है, इनको लोग झोलियाँ उठाकर बदुआएं दे रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इमरान खान साहब की बहनें जो है वो डट गई है, वहाँ पे वो बैठ गई हैं, उन्होंने धरना दे दिया है। तो अब वो बैठ गए अडयाला के बाहर धरना देकर, एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगह सही हो रही है। ये मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ। दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रजीम है और फौजी क़यादत ने पूरे निज़ाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है और हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी जमहूरियत का पोल पूरी दुनिया में खुल रहा है। टक्के की जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, आमरीयत है। और अब पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है, पूरी दुनिया के इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। करप्शन के आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए या अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए या यूरोपीय यूनियन हो जाए, वो आपकी इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर बार बार आवाज़ उठाते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि अपना किबला आप दुरुस्त करें और पॉलिटिकल पार्टियों को कुचलने का सिलसिला बंद करें। तो नाज़रीन अब ये आकर बैठ गया अडयाला के बाहर, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? आलमी सतह पर एक दफ़ा फिर बदनामी होगी और इस हुकूमत को होश ही नहीं है। ये जिद पकड़ी हुई जी मैं नहीं मिलने दूंगा इमरान खान को, भाई ना मिलने दें। ये आवाज़ तो पूरी दुनिया में जा रही है ना, सबको पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और हर जालिम को जुल्म का जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा, ये तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी जान छूट जाए। ये इमरान खान ने बाहर भी आना है, हालात ने बदलना भी है, और जो सवालात आज अवाम के दिमाग में हैं, लोग आज नहीं तो कल वो इनका जवाब लेंगे। तो अब इंटरनेशनली एक बड़ी तकलीफ दे सूरत पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक खदशे का इजहार भी किया समी इब्राहिम साहब ने कि अंधेरा होते ही यहाँ पे जो है वो क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है और उसके लिए तैयारी हो रही है कि क्योंकि सर्दी भी है और पुलिस की भारी नफरी आई है दोनों तरफ से, और इसमें कुछ लेडी पुलिस एहलकार भी हैं, उनकी भी तादाद बढ़ाई गई है, दूसरी पुलिस भी है। इन्होंने वहाँ जो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी तलाशियाँ भी ली है और जो सिक्योरिटी वाले साथ थे उनसे कुछ से वेपन भी ले लिए हैं। ये पंजाब पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर रही है अडयाला के बाहर, और अभी वहाँ पे पुलिस की काफ़ी नफरी मौजूद है। मैंने जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की, कुछ का ये कहना है कि इम्कान है कि किसी किस्म का क्रैकडाउन हो सकता है और कुछ का ये कहना है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि क्रैकडाउन होगा। अब अलग अलग राय है। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि उनके सोर्स ये बता रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक क्रैकडाउन हो जाए। अडयाला के बाहर हमने नए नारे भी सुने नाज़रीन। ये DGISPR की जो एक प्रेस ब्रीफिंग थी उसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है बल्कि पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर दिया है, बल्कि अवाम ने नए नारे भी बना लिए। एक तो नारा मैं ये सुन रहा था, पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो चौकीदार हो तुम।
ये नारा जनाब बहुत लोग लगा रहे थे। पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो, चौकीदार हो तुम। एक और नारा जो है वो फैसलवाड़ा के बारे में है, डीजी ने एक कुत्ता पाला, फैसलवाड़ा फैसलवाड़ा। डीजी साहब का देखें, मैं अपनी खबर आपको दे देता हूं कि डीजी साहब का फैसलवाड़ा साहब से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि डीजी ने एक कुत्ता पाला, फैसलवाड़ा फैसलवाड़ा, तो ये जो कुत्ता फैसलवाड़ा को आप कह रहे हैं, कुत्ता फैसलवाड़ा को नहीं कहना चाहिए। फैसलवाड़ा एक इंसान है, वो कुत्ता नहीं है, उसे कुत्ता नहीं कहना चाहिए, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फैसलवाड़ा के ताल्लुका डीजी आईएसपीआर से नहीं, वो एक और जगह पे है मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो भी कोई इतनी बुलंदो बांग जगह पे नहीं है, बस मुनासिब ताल्लुकात हैं। और मैंने उसके बारे में कुछ वाक़यात सुन रखे हैं, फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। इंतज़ार करेंगे कि फैसलवाड़ा साहब इसके ऊपर किस किस्म की बातचीत करते हैं। अब नादरीन, जो वकला की आदत है वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। वकला को इस बात की समझ आ गई कि पाकिस्तान में तो अदलिया का वजूद ही खत्म हो गया है, और ये जो एक दो और एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, 28वीं आईनी तरमीम, उसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव बच जाएगा, अदलिया तो खत्म हो जाएगी। यानी जजों के सारे इख्तियारात लेकर वो भी एग्जीक्यूटिव के पास, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास ही चले जाएंगे। और वैसे भी रबड़ स्टंप किस्म की असेंबली मौजूद है, उसी तरह की अदलिया मौजूद है। हामिद खान साहब तो यहां तक कह रहे थे कि एक सूबेदार को फोन करके आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पूछा करेंगे, जनाब बताएं फैसला क्या देना है, और फैसले इस तरह हुआ करेंगे। अब हामिद खान साहब जो नॉर्मली नरम खुआ आदमी है, मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हैरान हो रहा था। बड़े दबंग और बड़े सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा ये गैर आईनी अदालतें हैं, इन अदालतों के जजेस जीएचक्यू के हुक्म पर चलते हैं, ये जजेस गद्दार हैं, ये जजेस कौमी मुजरिम है। इस किस्म की बातें हामिद खान साहब कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब के बारे में जो डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर हामिद खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि एक आदमी कौमी हीरो है और कौमी हीरो को एक आदमी गद्दार कह रहा है। क्या तेरे मुंह से यह बात सचती है? तुम बैठकर सियासत कर रहे हो? ये प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ब्रीफिंग थी। ये हामिद खान ने डीजी आईएसपीआर को बड़ा सख्त जवाब दिया। बल्कि ये जवाब अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुना भी देता हूं। एक सेकंड जरा मैं आपको ये जवाब सुनाता हूं हामिद खान साहब का, किस तरीके से उन्होंने ये बात की, ये सुने। यानी एक आदमी बैठ के एक कौमी हीरो को गद्दार कह रहा है, यानी तेरे मुंह से ये बात सही है? तू बैठ के सियासत कर रहा है, तू उनको बुरा भला कह रहा है। तब जो था ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ब्रीफिंग थी प्रेस की, जो कि एक किसी मजलिस जर्नल किसी ने की है। क्योंकि परसों उनका नोटिफिकेशन हो गया, अब वो अपने आप अपनी असलियत में बाहर आ गए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारा पाकिस्तान को बचाना पहला फर्ज है, हमारा अपने इस मुल्क के आइन को बचाना, बगैर आइन के मुल्क नहीं चला करते। तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये क्योंकि इनका नोटिफिकेशन हो गया तो उसके बाद ये अपनी असलियत पे बाहर आ गए, ये उन्होंने कहा। रबिया बाजवा साहिबा, मैं इनका बड़ा मोतरफ हूँ हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर, मुझे जैसे आसमा जहांगीर की एक लंबी एफर्ट थी पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ऐसे मुझे रबिया बाजवा साहिबा में वो नज़र आता। और मैं जब देखता हूँ बड़ा खुलकर वो बात करती हैं, बड़ा खुलकर वो सपोर्ट करती हैं। जिस दौर में कोई भी नहीं बोल पा रहा था, उस दौर में भी इनको खामोश नहीं करवाया जा सका। बड़ी मुतहर्रिक वकील भी हैं, वकील रहनुमा हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान के अवाम और इदारे आमने सामने खड़े हैं। डीजी आईएसपीआर ने जब कहा कि जेल में कैद एक शख्स, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपकी वो रविश जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी से चली आ रही है, जिसने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा, भुट्टो को गद्दार कहा, वली खान को गद्दार कहा, जो जबान आपने इमरान खान के बारे में इस्तेमाल की है, मैं इसकी मजम्मत करती हूं। और हमें यह कबूल नहीं है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक किसी इदारे से हो, अवाम और इसके नुमाइंदों की तज़हीक करे। रबिया बाजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान में यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि सेलेक्टिव जस्टिस ही चलता है, वैसे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं। ये 2 सेब चोरी हो गए, कोई एक हैंड वॉश चोरी हो गया, तो मुकदमा करके पुलिस जनाब तफ्तीशें कर रही है। उधर 2 बेटियां कत्ल हो गई, जज के बेटे ने गाड़ी के नीचे दे के मार दी। 2 दिन के अंदर पूरे निज़ाम ने मिलकर सुलह करवा दी। और उस जज के बारे में ना पार्लियामेंट ने नोटिस लिया, ना सदर ने नोटिस लिया, ना वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, ना चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, ना आईनी अदालत ने नोटिस लिया, ना ही उसकी अपनी अदालत के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया। किसी ने कोई बात ही नहीं की। हालांकि ये वाकेरियस लाइबिलिटी का केस है। बेटे को गाड़ी दी कैसे उसने? तो कुछ भी नहीं हुआ, बेटा जनाब अपने घर चला गया 2-4 दिन के अंदर अंदर। ये पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम इंसाफ है। यानी साद रहमान उर्फ डक्की, मैंने देखा, ये एक नौजवान यूट्यूबर है, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। मैंने देखा इनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती की एनसीसीआईए ने, बड़ा जुल्म किया इनके साथ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और ऐसे लोगों पे आप 3 लफ्ज़ ही भेज सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बेशर्म लोग हैं और बेगैरती की ये इंतहा है जो उस बेचारे यूट्यूबर के साथ की गई। लेकिन उसकी मदद के लिए बिग ब्रदर आ गया वहां पे।
तो मेरा सवाल यह है कि ये जो 2 बेटियां कत्ल हुई स्कूटी के ऊपर, इनके लिए कोई बिग ब्रदर नहीं आ सकता था? गरीब आदमी को जब जब पाकिस्तान में मार पड़ती है उसके लिए कोई बिग ब्रदर नहीं आता। एक्चुअली हमें बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है, हमें आजाद अदलिया की जरूरत है, हमें निजाम इंसाफ की जरूरत है। बिग ब्रदर कुछ नहीं बेचते। ये बिग ब्रदर क्यों आया मैं आपको वजह बताता हूं। वो जो पैसा खा रहे थे ना NCCI वाले, वो बिग ब्रदर का नाम लेकर खा रहे थे। तो बिग ब्रदर को गुस्सा आ गया कि जनाब यार साढ़े ना दे पैसा खा रहे हो ते चूना भी ला रहे हो, तो फिर उन्होंने अपना कस दिया पकड़ के। अगर बिग ब्रदर को या इन सारों को या एजेंसियों को करप्शन के ऊपर कोई एतराज होता तो इतने करप्ट लोगों को लाकर उनके केसेस माफ करके NRO 2 करके उन सारों को इकट्ठा करके पूरा इलेक्शन चोरी करके उनको लाकर इक्तदार में बिठाते। कभी भी ना बिठाते। ये 5300 अरब की जो चोरी हुई है इसका जवाब कौन देगा? है बिग ब्रदर के पास जवाब? तो ये बिग ब्रदर सिर्फ अपनी मंजी ठुक रही थी, उस चक्कर में आया मैदान में कि जनाब मेरा नाम लेके तो ना लुटो, बाकी लुटो, एंजॉय करो। सारा आवेगा आवाई बिगड़ा हुआ, सारे लूट रहे, ये लोग खुद भी लूट रहे। इलेक्शन में किसने कौन सी सीट कैसे बेची ये तो PMLN के लोग भी बता चुके हैं, बाकी सारे लोग भी बताते रहते हैं। तो करप्शन इनका मसला नहीं है, लुटमार इनका मसला नहीं है, इनका मसला जाती है कि जनाब हमारा काम चलता रहे, हमारे मफाद चलते रहे। हमें किसी बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान में निजाम इंसाफ की जरूरत है जो सबको इंसाफ दे। इस डकी को किसी बिग ब्रदर की तरफ देखना नहीं चाहिए था। अदालत से इसको पहले दिन इंसाफ मिलना चाहिए था। भाई किस बात का रिमांड, क्या चाहिए तुम्हें इससे, क्या चाहिए इससे? ये आदमी खड़ा है, इसने हर चीज तुम्हें दे दी है, और क्या चाहिए? जिस एप्लीकेशन के ऊपर तुम इसको उठा के रगड़ा दे रहे हो वो तो पाकिस्तान के PCB उसके अंदर बाकायदा बाकी सारे मुलव्वस हैं। तुम उठा के इस आम आदमी को रगड़ा दे रहे हो, बड़े बड़े लोगों को तुम हाथ नहीं डालते। तो वो सिर्फ पैसा वैसा लोग लूटमार कर रहे थे और उसमें बिग ब्रदर सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए आया। कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। अगर तो वाकई बिग ब्रदर को करप्शन नापसंद होती तो ये सारे करप्ट अनासर लाकर अभी इक्तदार में ना बिठाए जाते। एक मरतबा फिर फस्तायत दिखाई है, जुल्म और जबर किया है और अपनी औकात दिखाई है। पूरी दुनिया में दोबारा गंदे होंगे और एक लेवल इन्होंने और क्रॉस कर लिया। दिसंबर की ठंड है, 7, 8, 9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आधी रात को धरना देकर इमरान खान साहब की बहनें बैठी। धरने को तकरीबन 10-12 घंटे हो गए थे और वो वहाँ पे पूरा अमन तरीके से धरना देकर बैठे हुए थे। जब दिन के वक्त लोगों की तादाद ज़्यादा थी तो कुछ नहीं किया गया, यानी 1000 से ज़ायद लोग थे पहले, फिर तादाद कम होती गई और जब रात लेट नाइट हो गई तो लोगों की तादाद काफ़ी कम हो गई। यानी जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने बताया कि 100 के करीब लोग मौजूद थे जिस वक्त पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पुलिस इंतज़ार कर रही थी कि जितने लोग कम हो जाएं उतना वो कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं और बगैर नुकसान के यहाँ से लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं, मुंतशिर कर सकते हैं, इनको भिजवा सकते हैं। इस मरतबा पुलिस ने जो इस्तेमाल किया क्रैकडाउन में, पहले तो उन्होंने कारकुनों को पकड़ने की कोशिश की, ज़ोर ज़बरदस्ती की, कुछ लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वो मामला ज़्यादा इस तरह नहीं चला। पुलिस वाटर कैनन्स लेकर आई और ठंडा पानी था और ये दिसंबर की रात है, दिसंबर का मिड है, आपको पता है बहुत सर्दी होती है, और ठंडा पानी इन्होंने ख़वातीन के ऊपर फेंका, वहाँ पे जो नौजवान मौजूद थे उनके ऊपर फेंका, जो अरकान असम्बली मौजूद थे उन पर फेंका। और ये बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है इस पानी का। ये ऐसे नहीं है कि आप आराम से खड़े हो जाएं इसके सामने, ये जैसे फायर ब्रिगेड का पानी होता है, बहुत प्रेशर के साथ कई मंजिलों तक जा सकता है। ये वाटर कैनन का इसी तरह बहुत ठंडा पानी होता है। ये ठंडा पानी लोगों के ऊपर फेंका गया दिसंबर के महीने में और ख़वातीन भीग गई। ख़वातीन जो है वो उस पानी के प्रेशर से कई मीटर तक वो घिसटती गई हैं सड़क के ऊपर। इमरान खान की बहन उज़मा खानम के बारे में एक खातून ने ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताया कि वो ज़ख्मी भी हुई हैं, उन्हें काफ़ी रगड़ें लगी है। ये पानी की प्रेशर की वजह से जब वो ज़मीन पे गिरी और वो घिसटती रही तो उन्हें चोट लगी है। कुछ और ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई हैं। अलीमा खानम को पुलिस ने पहले साइड पर बुलाया और फिर अचानक ऑपरेशन शुरू कर दिया। अलीमा खानम भी अपनी बहनों के पास पहुंची और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान की बहनों की फिक्र कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। शाहिद खटक साहब ने जैसे कि एक वादा किया था कि मैं इमरान खान की बहनों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने लीडर की बहनों की हिफाजत करूंगा, तो उस आदमी ने कीमत भी चुकाई है और वफादारी साबित की है और एक पश्तून की ज़बान भी साबित की है। तो शाहिद खटक जो है वो इमरान खान साहब की बहनों की हिफाजत करते हुए उनको बचाने के चक्कर में खुद उनके ऊपर प्रेशर आया पानी का, वो उलट के एक नाले के अंदर गिरे, उनकी एक टांग टूट गई, उनके फ्रैक्चर आ गया और वो उसके बाद अस्पताल गए। मीना खान अफरीदी की उनके साथ एक फ़ोटो भी मौजूद है जहाँ पे वो ज़ख्मी दिखाई दे रहे हैं। तो शाहिद खटक ने वफादारी की एक मिसाल कायम की है। इमरान खान साहब की बहनों, अपने लीडर की बहनों के साथ वो खड़ा रहा, उसने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की और डट कर खड़ा। बहुत सारे लोग होते तो शायद ये वाटर कैनन का इस्तेमाल ही ना कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब धरने में कम हो गए तो फिर हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला किया और उसमें हुकूमत कामयाब हुई और वहाँ से उन्होंने जगह खाली करवा ली। अब इतनी सर्दी में
ये हाइपोथर्मिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है लोगों को, और बुजुर्गों के लिए खतरा भी हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। लोगों को इतनी ठंड में आप पानी से नहला रहे हैं, गाड़ियां भी बहुत दूर है, तो निमोनिया हो सकता है उन्हें। बहुत सारे लोगों की हालत पतली थी। मैं एक वीडियो देख रहा था एक नौजवान की, मेरी बल्कि रात को एक स्पेस में उससे बात भी होती, हैदर मजीद उनका नाम है, और उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी, वो बेचारी सर्दी के अंदर थर थर कांप रही है, उनकी बुरी हालत है, उनके ऊपर एक कंबल भी डाला हुआ है, और वो वहाँ पे यही बात कर रही है कि ये किस हद तक इन्होंने जुल्म करना हमारे साथ। अब ये लोग पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। पुरअमन एहतजाज को पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि एक जुर्म बना दिया गया, और अब आएंगे हुक्मरान, वो आकर कहेंगे आज के दिन में कि जनाब हमने तो पानी फेंका है, पानी से क्या होता है, हमने तो इनको बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से, बड़े आराम से इनको हटाया, हमने तो सिर्फ जनाब इनको पानी मारा, हमने को बड़ा जुल्म नहीं किया, डंडे नहीं मारे, गोली नहीं मारी। तो जनाब ये पानी के सामने 1 मिनट बंदा खड़ा नहीं हो सकता, 1 लम्हा भी खड़ा नहीं हो सकता। बल्कि एक वीडियो है जो रात से बड़ी वायरल हो गई है। एजाज खान साहब है, इमरान खान साहब के बड़े अच्छे साथियों में से एक हैं, बड़ा अच्छा वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लोग इनकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तो एजाज खान साहब हैं, ये पानी के सामने डट के खड़े ही हो गए, इन्होंने कहा मारो पानी जितना मारना है। वो काफ़ी देर तक ये नौजवान वहाँ पर खड़ा रहा, फिर इसको लोग गए, वो लेकर आए, और ये मुजामत की एक अलामत के तौर पर, जैसे एक दफ़ा आपने देखा था जोड़ा साहब को, वो खड़े हो गए थे जब खवातीन के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई जा रही थी खातून के आगे। फिर हमने एक दफ़ा देखा जैसे जमान पार्क के सामने कुछ नौजवान खड़े हो गए थे और उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो गई थी। इसी तरह मुजामत की इस वीडियो को देखा जा रहा है, बहुत वायरल हो गई ये तस्वीर, ये वीडियो। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मैक्सिमम रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाएं। ये ज़हनी टॉर्चर है ना, इससे इंसान को बड़ी मुश्किलात होती हैं। इमरान खान साहब कितना इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बात इंश्योर करनी होगी कि इमरान खान साहब की आज़ादी भी हो और उनकी मुलाकातें भी बंद ना हो। अब इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिकमत अमली जल्द अज जल्द बनानी पड़ेगी और अपनी मुजामत को तेज करना पड़ेगा, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के सारिफीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम शहरी हों जिन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीद बांधी हुई है, चाहे नौजवान हो, कि कल को आप पछताएं। इससे बेहतर है कि आज आप निकलें और आपको बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी पुरअमन तरीके से जो इमरान खान साहब की आज़ादी का रास्ता निकाले। वरना जिस लेवल तक ये निज़ाम चला गया है, ये इमरान खान साहब को तन्हाई में भी रखेंगे, ये उनकी बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इन्होंने ये फैसला किया हुआ है, इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएं, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लगा के उसे कालअदम जमात बना दिया जाए। ये सारी कोशिशें ये करेंगे और इस रास्ते पे ये चल रहे हैं। निज़ाम ने नादरीन अपने आप को कुछ और नंगा किया है और निज़ाम के तन के ऊपर से मजीद कपड़े उतर गए हैं। ये पानी उन्होंने फेंक के 70 साल से ऊपर की उम्र इन खवातीन की, इनको जो है बार बार इमरान खान की बहनें गिर रही थी, वो बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी है। पहले ये क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, ताकि कम से कम वीडियोस बने और सबूत सामने ना आए। दिन के वक्त ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते क्योंकि कारकुन ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बात भी सोचने की है कि जैसे ही कारकुनों की तादाद कम होती है तो पुलिस का क्रैकडाउन होता है, हमेशा यही होता रहा। तो कारकुनों की तादाद को भी इंश्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना पड़ेगा। कई लोगों ने वहां बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। जो हुकूमती कैंप के अंदर सहाफ़ी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। 2-3 जेलों के ऊपर गौर हो रहा है। क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, निज़ाम है, वो करना चाहें कर भी सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस जगह ले जाएंगे वहां पर रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कैदी हैं, इस्लामाबाद के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब को उठाकर किसी और जगह पे ले जाएंगे तो ये एक इंतजामी और कमज़ोर फैसला हो सकता है और इस पे पूरी दुनिया में एक रिएक्शन भी आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुतवक्किल है कि हो सकता है बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ जाए और हुकूमत इस फैसले से बाज रहे। अब नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह खबर चलाई जा रही है और जाली खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है और ये दावे जो है वो फैसल बाडा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कुछ अरसा से अब ये काम शुरू कर दिया गया कि जनाब पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कह दिया जी माइनस इमरान खान पे हम राजी हैं। और मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान से राजी नहीं है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने सबको फंसा दिया। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं और छापी जा रही हैं। कौन छाप रहा है, क्यों छापी जा रही हैं, ये बाकायदा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। माइनस इमरान खान की ख्वाहिश बहुत पुरानी है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब ये लोग काम कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए ना, कोई तो एक रहनुमा सामने लेकर आए ना जो ये कहे अपने मुंह से
कि हाँ ये मुमकिन है। वो एक बंदा लेकर आए अननोन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे मैंने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं, इसने हमारी पार्टी कब ज्वाइन की थी, कब छोड़ दी, हमें तो पता ही नहीं है। और हेडलाइंस चलाई जा रही है पीटीआई का रहनुमा छोड़ के भाग गया, वो कहते नहीं असली तो जानते ही नहीं। और वैसे भी जो आदमी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान से अपने आप को अलग करेगा, वो एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग कर देगा, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेगा, उसके अलावा उसे और कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे एमक्यूएम को कर दिया गया था, यानी एक एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी मौजूद है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, अल्ताफ हुसैन कहीं भी मौजूद नहीं है, और एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब काम कर रही है, और उसके अंदर जो बंदे हैं, ये इस तरह का फार्मूला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया जाएगा। एक बात ये फार्मूला तय करने वाले या इसके बारे में सोचने वाले जरा जान लें और ये फैक्ट अपने सामने रख लें। नंबर एक, अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स महदूद थे, उनकी ताकत एक आधे दो शहरों तक थी। इमरान खान के फॉलोअर्स लामहदूद हैं, उनकी ताकत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में है और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी है, दुनिया भर में। इमरान खान के चाहने वालों पे सूरज गरूब नहीं होता, इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा नाम है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर जानता कोई नहीं था। देखिए ना, सच्ची बात तो यही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या जानते थे बाहर लोग, दो शहरों के अंदर से ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाए थे कभी। तो एमक्यूएम तो बहुत छोटी सी थी, पीटीआई बहुत बड़ी है, कौमी सतह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके फॉलोअर्स लामहदूद है, बहुत बड़ी तादाद में। फिर जो एमक्यूएम थी वो एक जबर और अंडरवर्ल्ड टाइप का एक सिस्टम उनका चलता था, उसके अंदर एक इकोनॉमी भी, एक क्रिमिनल इकोनॉमी भी थी उसके अंदर, जिसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठती रहीं। सारे लोग खुद ही मानते हैं, अब तो एमक्यूएम के लोग ही मानते हैं कि एक क्रिमिनल एक इकोनॉमी थी और सेक्टर कमांडर का एक सिलसिला चलता था, वहां पे एक बड़ी कमांड होती थी, कंट्रोल होता था, पैरेलल दो अलग अलग निजाम चल रहे थे, तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये अनकंट्रोल्ड है, ये आम आदमी है बहुत बड़ी तादाद में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है, यहां क्लियरिटी है इन मामलात में। दूसरा, अल्ताफ हुसैन जो लीडर है पाकिस्तान एमक्यूएम के एक लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे बड़े लंबे अरसे से, और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे अपनी जान के खतरे की वजह से कि मुझे मार देंगी एजेंसियां, या मुझे गिरफ्तार करके या मुझे लापता कर दिया जाएगा। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर चले गए, बरतानिया पहुंच गए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह गए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं जाता। गिरफ्तार वो हो गए, उनकी जान को आज भी खतरा है, लेकिन वो ये रिस्क ले रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिया। फिर एमक्यूएम जब कराची से इलेक्शन जीतती थी तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन लड़ते थे, वो सबको पता है वो कैसे इलेक्शन होता था, वो कैसे वोटिंग होती थी, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वो आते थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरीके से आई और जैसे उन्होंने फस्तागियत के खिलाफ भी वोट ले लिया और इतने बड़े पैमाने पर ले लिया, ये तो किसी को इम्कान भी नहीं था। तो बड़ा फर्क है एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में, बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी बुनत में और इनकी स्ट्रेटजी में, और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वर्कर्स काम करते हैं। फिर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत है जो इमरान खान के साथ है, जो एमक्यूएम के साथ नहीं थी। नादरीन, खुरम ज़ीशान का एक ट्वीट आया, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यानी जिसके घर पे गोलियां चल जाएं और वो मौजूद ना हो और इस तरह का वाक़या एक हो जाए, एक मुलाजिम ज़ख्मी भी हो गया, 20-25 लोग डालों के अंदर बैठ के आ गए, तो उस आदमी का हौसला देखें, वो अब स्टेटमेंट, लेकिन हद क्या होगी, मौत कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है, ये खुरम ज़ीशान ने कहा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वज़ीर आला भी उनके घर गए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर इजहार यकजहती किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, ये बंदे पकड़े जाने चाहिए। कम से कम पता तो चले कौन लोग हैं जो दंदनाते हुए आते हैं पेशावर के अंदर और आकर एक सेनेटर के घर के ऊपर फायरिंग कर चले जाते हैं। अब फैसल वाडा धमकियों पे धमकियां कि जनाब ये सेनेटर नहीं रहेगा, वो एमएनए नहीं रहेगा, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है और वो आकर आगे बताते हैं। चले एक खबर हम भी दे देते हैं वाडा साहब को कि वो ये याद रखें कि ये जुल्म का निज़ाम, ये जबर का निज़ाम चलना नहीं है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके जो आका हैं, आपके जो मालिकान हैं, वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को आप तैयार रखें। नाज़रीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया। बिलावल ने कहा कि 2 तरामीम एक पार्लियामेंट से काफ़ी हैं, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा बिलावल ने कि अवाम के वोट मिलेंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। नहीं जी, आपके वालिद अभी सदर बने, अवाम के वोटों से नहीं बने। आपकी बहन को जो एमएनए बनाया गया, तमाम उम्मीदवारों को बिठा के ज़बरदस्ती पकड़ के ज़बरदस्ती करके बिला मुकाबला बनाया गया। आपको जिस तरह एमएनए बनाया गया आप भी जानते हैं, जिस तरीके से आपके बेशतर लोग फॉर्म 47 पर जीत कर आए, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बिलावल साहब, अवाम के वोट का आप नाम ना लें, क्योंकि अवाम ने आपको इस अंदाज में वोट कभी नहीं देना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने दफन कर दिया।
जो भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दे देकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उठाई थी, जरदारियों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दफन कर दिया। अब आवाम के वोट से तो वजीर आजम नहीं बनते, हाँ उस तरीके से बन सकते हैं जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, और ना की गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब, आपने डंडे वाली जमहूरियत कहा था और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और जबरदस्ती 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई है। आप 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे अगर आप लोगों के आका की तरफ से हुक्म आ गया तो। सिर्फ हुक्म की देर है, उनका हुक्म आ गया तो आप लोग लाइन में लगकर 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवाएंगे। नादरीन, IMF ने पैसे जारी कर दिए हुकूमत को। और अच्छा, मैं एक चीज आपको इससे पहले एक और बताऊं, मैं ना बड़ा लंबा अरसा प्रोग्राम्स करता रहा टीवी चैनल पे। हम जब कभी एक मेहमान को 1 on 1 बुला लेते थे ना, अकेला बुलाते थे, आओ बैठो बैठ के बात करो, तो दोबारा उसको बुलाने में हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का टाइम कम से कम लेते थे। महीने में एक आध दफा एक मेहमान को बुला लिया, या कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरने के बाद दोबारा उसको मौका दिया। लेकिन फैसल वाडा साहब एक एक प्रोग्राम में 3-3 दफा 2-2 दफा शिरकत कर रहे हैं हर हफ्ते। उन्हें जानबूझकर उन प्रोग्रामों के अंदर बिठाया जा रहा है और वो खुलकर खेल रहे हैं उन प्रोग्रामों के अंदर बैठ के। तो बाकायदा ये तयशुदा चीजें हो रही हैं, तयशुदा तरीके से हो रही हैं। सहाफ़ी तो बहुत अच्छे सवालात करते हैं, बात सहाफ़ी, और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए फैसल वाडा साहब लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं। हालांकि माजी में इसकी कोई इस तरह की नज़ीर नहीं है। अब नादरीन, एक और मैं आपको खबर दे रहा था कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की और पाकिस्तान ने उसमें कुछ भी नहीं किया, टके का काम नहीं किया। लेकिन IMF ने 1.3 अरब डॉलर की किस्त जारी कर दी। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को पैसे मिल गए, पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल गया, क्योंकि कर्जा मिलता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी थोड़ी घिसटती है। कर्जा मिलता है तो तनख्वाहें मिलती हैं, कर्जा मिलता है तो थोड़ा बहुत माहौल चलता है, कर्जा मिलता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। कर्जे के बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो IMF के जो पैसे मिले अभी, ये कैसे मिल गए? जब आपने काम ही कोई नहीं किया, जब उन्हें पता है कि आप लगातार गलत फैसले कर रहे हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं? इसके लिए इन्हिसार किया जा रहा है अमेरिका पर, और अमेरिका को खुश रखने के लिए इसराइल को खुश रखना होगा। तो पाकिस्तान ये जितनी भी पॉलिसीज बनाता है, ये उसका नतीजा है, बस आप इतना समझ लीजिए। अब नादरीन, मैं जाते जाते आपको एक खबर और देता हूं कि ये 2 जजेज हैं, दोनों के मामलात हैं, और इन पे बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, और बात की भी जानी चाहिए, बार बार बात की जानी चाहिए। ये जो 2 जजेज हैं ना, इनमें एक जज लाहौर में, उसके 2 सेब चोरी हो गए तो मुकदमा दर्ज हो गया, अंदाजा करें आप। और दूसरे जज के बेटे ने 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गाड़ी के नीचे देकर, बगैर लाइसेंस के ID कार्ड की गाड़ी चला रहा था, और वो 2 दिन में बाहर आ गया। ये है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम-ए इंसाफ की हालत। ना कोई सवाल पूछ सकता, ना कोई जवाब मांग सकता, ना किसी ने इसका नोटिस लिया, ना किसी ने जज को बुला के पूछा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी है जज साहब, ये तड़ा पुत्र है, आपने इसको मना क्यों नहीं किया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, आपको जवाब देना चाहिए इसके लिए। नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अगर इमरान खान के दौर में ये हुआ होता ना, तो इमरान खान जिम्मेदार होता है इस वाक़े का। इन सारों ने कहना था इमरान खान का गिरबान पकड़ दो, जाके जज के बेटे ने ये हरकत कर दी, पकड़ो इमरान खान का गिरबान पकड़ो। लेकिन आज उस जज से भी कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। यह है पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम इंसाफ। अब ये जज पाकिस्तानियों को क्या इंसाफ देगा? क्या इंसाफ देगा? जिसने अपने बेटे के लिए ये सारा कुछ कर दिया, वो क्या इंसाफ देगा? ये दुनिया के अंदर आप कहीं ले जाए केस, किसी भी दुनिया के जज के सामने रख दें कि एक 9 उम्र बच्चे ने इतनी बड़ी गाड़ी लेके, वो गाड़ी की नंबर प्लेट का भी पता चल रहा है वो ठीक नहीं थी, वो ले जाके उसने 2 लड़कियों में मारी, दोनों मौके पे मर गई, और वो जज का बेटा था, 4 दिन का रिमांड सुला और बाहर। कोई जुर्म ही नहीं बनता इसके अलावा, कुछ किया ही नहीं गया इसके अलावा। तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हो जाता है, बदकिस्मती से। और पाकिस्तानी इसको अब एक नॉर्मल चीज समझना शुरू हो गए। नादरीन, ये जो तारीख है ना आज की, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर का आगाज पाकिस्तान में कैसे किया गया है? पाकिस्तान में खवातीन के ऊपर तशद्दुद करके, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, उन्हें सड़कों के ऊपर पानी के प्रेशर से धकेल कर, घसीट कर, पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स के बैनुल अक़वामी दिन का आगाज किया। यह है पाकिस्तान की अब हालत। आज बुध का दिन है, और गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो अब इस मुल्क की तारीख में लिखा जाएगा। रात को इन्होंने तशद्दुद किया, सर्द और ठिठरती हुई रात के अंदर वहाँ पे बुज़ुर्ग ख़वातीन के ऊपर इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका, और ये बहुत बड़ी बहादुरी का सबूत दिया पाकिस्तान की फोर्सेस ने। पुरअमन एहतजाज था और सारे लोग अब उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई कि हुकूमत ने ज़्यादती की है।
पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है और आईन पाकिस्तान इस बात का इख्तियार देता है। आईन पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए लोगों को ठंडा पानी फेंक कर सर्दी रात में उन्हें वहाँ से मुंतशिर करना, जिसमें कई लोग ज़ख्मी भी हो गए। मैंने बताया कि उसमें शाहिद खटक काफ़ी ज़ख्मी हो गया, कुछ और लोग ज़ख्मी हो गए। तो ये बड़ी ज़्यादती इन्होंने की और इनको मिला क्या? अलीमा खान जाते हुए ये कहकर गई कि मैं मंगल को फिर आऊँगी, यानी मंगल तो दोबारा आएगा और वो मंगल को फिर आएगी। तो ये रियासत की एक नाकामी है। रियासत हमेशा वो रास्ते ढूंढती है जहाँ पे वो उस सिलसिले को रोके जिससे वो परेशान हो रही है, ना कि वो फॉर द टाइम बीइंग किसी चीज़ को कंट्रोल कर ले और वो चीज़ उससे बड़ी होकर सामने आ जाए। ये रियासत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इनके पास कोई हल नहीं है, एक के बाद एक नमूना लॉन्च करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। फजल रहमान साहब भी इसके खिलाफ बोल उठे। फजल रहमान साहब ने कहा, देखें पुरअमन एहतजाज करना हक है लोगों का और मैं शदीद मजम्मत करता हूँ जो कुछ भी किया गया रात के वक्त। फिर उन्होंने कहा कि कैदी से मुलाकात करना उनके ख़ानदान वालों का एक बुनियादी हक है और ये मुलाकातें नहीं रोकी जानी चाहिए। ये ज़्यादती की जा रही है, अरकान असम्बली के साथ वहाँ पे बड़ी ज़्यादती की गई है। इस पर फजल रहमान साहब ने आवाज़ उठाई। सुहेल आफरीदी का भी रद्द-ए-अमल आया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। वो ये कह रहे हैं ये जुल्म, जबर और फस्तायत सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मेरा रब जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जमहूरियत में कुर्सी कभी किसी एक के पास होती है तो कभी दूसरे के पास। हमारा हर एक कदम आइन और कानून के मुताबिक है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। इसके बावजूद कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद किया गया और उनको बालों से पकड़ा गया। कल उन पर सर्दी की ठंडी रात में पानी फेंका गया। इनको एक दफ़ा फिर ज़मीन पर गिराया गया। ये पंजाब के ज़िला रावलपिंडी में अडियाला रोड पर किया गया है। इस सूबे में एक औरत की जाली हुकूमत है। कल जब उनकी बारी होगी तो फिर औरत कार्ड खेलने वालों के साथ भी कोई जवाब नहीं होगा। जो इनको लाए हैं, जिनके दम पर ये उछल रहे हैं, तो 1947 से लेकर आज तक वो बच जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा एक सियासी हुकूमत जो कि जाली है, 3.5 साल से मुसलसल जबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। औरतों और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वर्कर से लेकर वज़ीर आला तक और वज़ीर आला से लेकर साबिक वज़ीर आज़म तक, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हर एक बंदा जुल्म का निशाना बना। इनमें से एक भी ना एंटी स्टेट है, ना कोई मुजरिम और ना ही करप्ट है, लेकिन तुम सब हो और फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये नहीं तुम्हारे साथ ये सारा कुछ होगा, तुमसे फिर बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान के भांजे के बारे में लिखा है। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि कोई केस हो या ना हो, औरत का बीवी होना, बेटी होना या बहन होना, कोई एक चीज़ भी काम नहीं आएगी। ये इस मुल्क में कर दिया गया है। ये सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, बुशरा बीबी तो गैर सियासी खातून है। इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट बाहर आता है ना, जिससे डर है। ये आसिम मुनीर को पसंद नहीं है कि इमरान खान साहब ने जहनी मरीज़ किया और ये बड़ा इशू बन गया है। ये इतना बड़ा इशू बन गया है जहनी मरीज़ का लफ्ज़ कि ये आसाब पे सवार हो गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान साहब की एक खूबी है कि वो जिस शख्स को जो लफ्ज़ दे देते हैं या जिसके बारे में जो बोलते हैं, लोग फिर उसको उसी तरह से देखना शुरू हो जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद उसका इमेज ही वो बन जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को जहनी मरीज़ का खिताब दे दिया कि ये जहनी मरीज़ है। अब हर इवेंट के बाद लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही है। अब जो गुज़िश्ता रात हुआ, कोई नॉर्मल ज़हन का आदमी तो ये नहीं कर सकता, जिसका भी फैसला था रात को, ये जो कुछ भी किया गया, एक नॉर्मल जहन वाला आदमी 70 साल से बड़ी उम्र की खवातीन, उनको वाटर कैनन के साथ ज़मीन पे तो नहीं फेंक सकता, तेज़ धार पानी के साथ उनको ज़ख्मी तो नहीं कर सकता। नॉर्मल दिमाग के आदमी ये नहीं करते। तो ये जो इमरान खान कहता है वो फिर ये साबित करने में तुल जाते हैं सारे के सारे, और बजाय इसके कि कोई अकल को हाथ डालें, को थोड़ा अकलमंदी का सबूत दें। यानी कोई आसिम मुनीर साहब के आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उनको ये बताए कि जनाब ये आपका मुकाम नहीं है, इन चीज़ों से बाहर निकलें, इमरान खान की मुलाकातें खोलें, तनकीद होती है तो उसको बर्दाश्त करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का आइडिया होगा कि तनकीद का लेवल क्या होना चाहिए। तनकीद का असर तभी होता है जब वो लॉजिक के साथ दलील के ऊपर हो, और जो लोग दलील से बात करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, लंबे अरसे तक सुनी जाती है। जो गालम गलोच करते हैं थोड़े अरसे के लिए आते हैं, यूं करके ऊपर जाते हैं, यूं करके नीचे जाते हैं। ये मैं अब से नहीं कई सालों से होता हुआ देख रहा हूं। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए और दलील के साथ बात करनी चाहिए। अब बुशरा बीबी की भी मुलाकातें नहीं करवा रहे भाई, वो तो चलो गैर सियासी है ना, उनकी बेटियां तो बाहर आके कोई स्टेटमेंट भी नहीं देती। उनके फैमिली के जो लोग हैं जो मिलकर आते हैं वो तो कभी कोई बयान भी जारी नहीं करते, तो ना वो सियासी गुफ्तगू करती हैं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाए। अब बुशरा बीबी की मुलाकातें भी इमरान खान साहब के साथ ही बंद की हुई हैं। उनकी फैमिली को मिलने भी नहीं देते। जो सामान वो लेकर गए हैं
बुशरा बीबी के लिए वो भी नहीं देने दिया गया। सर्दी आ रही है, सर्दी ज़्यादा है, उनको नया सामान चाहिए, सामान भी नहीं देने दे रहे, और वो भी कहते तन्हाई में है बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ साथ। तो ये सारा कुछ जो है ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। और दूसरी बात आप ये ध्यान में रखें कि एक खातून है, खातून कैदी के हुकूक को इस तरह छीन लेना ये कोई आम बात नहीं है, और वो साबिक खातून अव्वल भी हैं। चले इमरान खान से इशू है कि इनके ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट जारी हो जाता है, तो बुशरा बीबी का तो ट्विटर का अकाउंट भी नहीं है जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट जारी कर दें, और कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। अब नाजरीन मैं आपके सामने एक मुवाजना रखता हूं, क्योंकि 10 दिसंबर है, आज इंसानी हकूक का दिन है। आज इंसानी हकूक का दिन है, और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे इस पर इसलिए भी बात करनी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जिनमें इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही। पाकिस्तान में एक ही वक्त में म्यांमार का मॉडल भी है, उसी वक्त में इसराइल और फ़लस्तीन वाला मॉडल भी है, उसी वक्त में शुमाली कोरिया वाला मॉडल भी है। यानी दुनिया के जिस जिस खित्ते में जो जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान को एक ऐसे पिंजरे में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें खाने के लिए भी कम मिलता है, बोलने के लिए भी कम मिलता है, सोचने के लिए भी कम मिलता है, और उनको एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी में घेर लिया गया है। जो इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है और जहाज़ों से उतार दिया जाता है। हत्ता कि दुनिया के कई ममालिक को पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप हमारे शहरियों को खुशामदीद ना कहें, या हमारे लोगों को आप वीज़ाज ना दें। मैं कहता था ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये मानते नहीं थे। अब ये खुद ही लोगों को, मुल्कों को दरखास्त करें, बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्कों की जाके मिन्नतें करें। आप पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें ताकि लोगों को एतबार आए। तो 10 दिसंबर है नाज़रीन, इंसानी हकूक का दिन है। ये दिन एक और हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर 2000, आज से 25 साल पहले, नवाज शरीफ साहब फौजी डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान से भाग गए थे। नवाज शरीफ ने 425 दिन की जेल काटी थी, 1 साल और 2-3 महीने, 1.25 साल की जेल काटी नवाज शरीफ साहब ने। 1.25 साल जेल काटने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की बस हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब की ख़ानदान की औरतों ने बड़ा रोल प्ले किया था इसमें, और नवाज शरीफ साहब की ये डील हासिल की फौजी डिक्टेटर से, और नवाज शरीफ साहब 10 साल का मुआहदा करके पाकिस्तान से भाग गए। एक 10 दिसंबर की रात वो थी कि रात के अंधेरे में डील फिट हो गई, ब्रीफ केस इकट्ठे हो गए, कीमती सामान जमा कर लिया गया, और रातों रात ये लोग भागे, और 10 की सुबह नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। एक 10 दिसंबर आज से 25 साल पहले आया था, और एक 10 दिसंबर आज आया। ये वो 10 दिसंबर है भी। अब रात के अंधेरे में फिर औरतों का किरदार, नवाज शरीफ के घर की औरतों का किरदार क्या था? नवाज शरीफ के लिए डील हासिल करो, जर्नैल के साथ तरले मिन्नत करो, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकालो, डील करके भाग जाओ। इमरान खान के घर की औरतों का किरदार क्या है आज 25 साल के बाद, 10 दिसंबर की रात, और वो सामना कर रही हैं ठिठरती हुई ठंड के अंदर वाटर कैनन का, ठंडे पानी का, और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें ज़मीन पर फेंका जा रहा है। ये फ़र्क है नवाज शरीफ के ख़ानदान में और इमरान खान के या शौकत खानम के ख़ानदान में। रात एक जैसी है, एक तरफ डील हो रही है, एक तरफ भागा जा रहा है, दूसरी तरफ डट कर खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। और जेल के अंदर भी एक आदमी बब्बर शेर की तरह गरजता है, वो भी डट कर खड़ा है कि हम पीछे नहीं हटते। ये फ़र्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान में, और यही फ़र्क इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से खाया जा रहा है, नून लीग को अंदर से खाया जा रहा है कि 860 दिन होने वाले, एक आदमी जेल के अंदर 2.25 साल से बंद है और वो टूट ही नहीं रहा। हालांकि नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा सहूलियात थी, इमरान खान को बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए जो हुकूमत ने 2-4 चीज़ें सोची हैं, उनमें ये 3 बुनियादी नुकात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, इनका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी इनकी बुनियाद पे लगाई जाएगी। नंबर 1 फॉरेन फंडिंग, नंबर 2 इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयानात, नंबर 3 9 मई को जवाज बनाकर पीटीआई पर पाबंदी। ये 3 है। नंबर 1 तो नाज़रीन 9 मई को तो हो गए 2.5 साल, अब 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। 2.5 साल के बाद आप अब बुनियाद बना के पाबंदी लगाएंगे। अव्वल तो पहले आपको 9 मई साबित करना पड़ेगा, वो आपसे नहीं हुआ, लिहाजा ये तो आप कर दें फारिग। इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयानात, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक सरकारी मुलाजिम है, जब वो सियासत में मुदाखलत करेंगे तो इमरान खान उस मुदाखलत को पर्दा चाक करेंगे। जब वो सियासत में आकर पंगे लेंगे, और बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है, जब डीजीआई एसपीआर 2-2 घंटे की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर किस बुनियाद पे, जब आप तनकीद कर सकते हैं सियासी लीडर्स के ऊपर, जब आप सियासत के अंदर आ सकते हैं, तो सियासतदान वापस आपको जवाब क्यों नहीं दे सकते? तो इस बुनियाद के ऊपर भी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी नहीं लग सकती। अब फॉरेन फंडिंग में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपको कह चुका हूं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में ये याद रखिएगा
कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो सबसे शफाफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा ही गर्क है, यानी इतना फर्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फारिग होगी ना, तो पाकिस्तान में एक भी बड़ी सियासी जमात नहीं बचेगी, क्योंकि तहरीके इंसाफ का रिकॉर्ड तो कभी ना कभी वो साबित कर ही देंगे जब भी हालात बेहतर होंगे। ये बाकी लोग कभी भी अपना रिकॉर्ड साबित नहीं कर सकते और इनके ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लग जाएगी। तो ये तीन चीजें इन्होंने इकट्ठी की थी, तीनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करने का मामला, अब इस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल आया और उस पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें आ रही हैं। ये ज़हनी कमज़ोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। 3.5 साल की मुसल्लत हुकूमत और 2.5 साल की गैर कानूनी कैद के बावजूद आज भी ये लोग इमरान खान के नाम से कांप रहे हैं और हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहां भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा वहां उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की अवाम इसी जोश और वलवले और अज़म के साथ मौजूद होगी। ना इमरान खान को अवाम से अलग किया जा सकता है, ना अवाम को इमरान खान से। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये वादे करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं और ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया और जो सफाकियत की गई उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन चंद चीज़ें उन्होंने मज़ीद अनाउंस की हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, सबको इकट्ठा करो। तो इन्होंने जितने भी अपने लीडर थे उनको फौरी तौर पर इकट्ठा किया और इस इजलास के अंदर उन्होंने मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको सामने रख लिया और जो पार्लिमानी सूरत हाल है उसको भी सामने रख लिया और अडयाला जेल के बाहर जो कुछ भी हुआ, जो जबर हुआ, वो सारा मामला भी इस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया। अब इसमें ना अचकज़ई साहब का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर राज के मामला भी इसमें देखे गए हैं। अब इन्होंने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। यह हंगामी इजलास के बाद इन्होंने कहा जी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें अपोजिशन जमातें, बार काउंसिल्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मदऊ की जाएंगी। इजलास में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों पर जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की गई, दुख का इजहार किया गया। अचकज़ई साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करते हैं सब लोग और ये कहते हैं जी मुज़ाकरात करना है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त देना होगी। यानी उसका पहला कदम तो ये होगा ना, अगर आपने करने हैं मुज़ाकरात तो पहला कदम ये है कि आप इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की मुलाकातें शुरू करवा दें। मुलाकातें हो जाएंगी तो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आइन ने मुल्क को और आवाम को मुत्तहिद रखा है, लेकिन इस आइन से जिस तरह खिलवाड़ किया गया है तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़बाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के ये पहला जेस्चर दें कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो मेरा राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ऑफ़र की थी, लेकिन कोई संजीदा ऑफ़र मुझे लगती नहीं है। नादरीन, ओन चौधरी को अब लाया गया मैदान में। ये वही शख्स हैं यानी रोज़ाना की बुनियाद पे ना एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि 2-2 करके बंदे लेकर आ रही है। पहले अता तारड़ वगैरह को लाया गया, वो तो लगातार बेचारे लगे हुए हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये वो सब। फैसल वाडा लगातार मेहनत कर रहा है, काफ़ी जोर लगा रहा है बेचारा। पीटीआई ने उसका नाम नया रख दिया टॉमी फैसल वाडा का। बड़ा नामुनासिब है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फैसल वाडा ने यह खेल खुद ही शुरू किया था। तो फैसल वाडा बहुत मेहनत कर रहा है। कुछ और टाउट्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अब ये ओन चौधरी साहब को लाया गया मैदान में काफ़ी अरसे के बाद और अब वो भी दोबारा शुरू हुए। उम्मीद है कि अलीम खान और दीगर लोग भी आ जाएंगे, कोई एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करेंगे। तो एक एक करके सारे इमरान खान पे दोबारा से हमलावर हो रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं फील्ड मार्शल के दरबार में कि जनाब आपको नया ओहदा मिला है 5 साल के लिए, तो हम आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आए। देखें हम कितने वफादार और कितने अच्छे लोग हैं और आप हमारी तरफ तवज्जो रखिएगा, नजर करम हम पे आप रखिएगा। अता तारड़ जो है ये इसको ओन चौधरी को कहता था कि ये मंशियात का सप्लायर है। ओन चौधरी को अता तारड़ ये कहा करता था खुलकर बबांगे दोहल कि ये मंशियात का सप्लायर है, लेकिन अब टीवी पर इसको घंटों दिखाया जा रहा है। अंदाज़ा करें आप, अता तारड़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उसी मंशियात के सप्लायर को, जिसको अता तारड़ मंशियात का सप्लायर कहता था, उसे अता तारड़ के दौर में टीवी पे दिखाया जा रहा है, पीटीवी पे दिखाया जा रहा है और घंटों दिखाया जा रहा है। तो अब अता तारड़ सोचे कि वो उस वक्त ठीक था या आज ठीक है। अब अगर मामला ओन चौधरी तक पहुंच गया है ना, तो आप अंदाज़ा करें कि जिन लोगों का इन्हिसार ओन चौधरी पे है, जिन लोगों का इन्हिसार फैसल वाडा पे है, वो खुद कितने कमज़ोर होंगे।
और ख़ुद उनकी अपनी ज़हनी हालत क्या होगी और वो किस लेवल के लोग होंगे जो इन लोगों का सहारा ले रहे हैं, यानी जिनका इन पर इन्हिसार है। उनकी अपनी काबिलियत का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन पे वो इन्हिसार कर रहे हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी सराब बरकत साहब के हवाले से जो दीगर सहाफ़ी हैं, दोनों राय गुलाम अली साहब और बड़े एक ज़बरदस्त और बड़े दबंग एक सहाफ़ी हैं आगा शेख सरवर साहब, इन लोगों को जो है वो आपको पता है शनाख्त पीरियड के अंदर रखा हुआ पुलिस ने और पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ रहा है। सराब बरकत को इस्लामाबाद ले आए थे NCCI वाले, अब वो इस्लामाबाद लेकर आए तो वहाँ पे 5 दिन का रिमांड दे दिया जज साहब ने। क्या जवाब है? जवाब कोई नहीं है, बस सिर्फ आवाज़ों को बंद करना है, आवाज़ों को दबाना है और इसके ज़रिए से एक पैगाम देना है पूरी दुनिया को। अब कश्मीर के अंदर जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसने ऐलान किया कि हम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे अगर सराब बरकत को रिहा ना किया गया तो। देखना यह है कि क्या वो ये एहतजाज करते हैं और एंट्री पॉइंट्स बंद करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ ना एक प्रोपेगेंडा है जो बार बार किया जाता है और दबा कर किया जाता है। प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में कहीं डिफ़ॉल्ट कर रहा था और ये मौजूदा हुकूमत ने आकर संभाल लिया। अभी शहबाज शरीफ ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया। इस वीलॉग में क्योंकि वक्त काफ़ी लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट कर रहा था और कब नहीं कर रहा था और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इसका मुकम्मल जवाब, ये सारा मैंने एक एक फैक्ट निकाला है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इमरान खान का दौर वर्सेस मौजूदा दौर और इसके अंदर हुआ क्या है, किस दौर में डिफ़ॉल्ट हो रहा था और किस दौर में नहीं हो रहा था, झूठ किसने बोला और प्रोपेगेंडा क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।